हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन बनाने की मशीन। अब उस प्रोसेस में जिसमें प्रोटीन बनता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, वो है जेनेटिक कोड का। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्लीज़ उस जेनेटिक कोड ज़रूर देख लें। मैं डॉक्टर सुमन जैन हूँ और अब अपना नया टॉपिक जो है ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन में अपन सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे चलता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे जाती है। तो सबको पता है कि जो डीएनए है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में रहती है, जिसको अपन जीन बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिर आरएनए में ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन का भी नया वीडियो अब डाल रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए जो बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ये मैसेंजर आरएनए अब अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में आगे भेजता है, जो आगे जाकर फिर प्रोटीन बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज हम इसी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक और स्ट्रैंड बन गया जो नया मैसेंजर आरएनए है। ये नया मैसेंजर आरएनए अब कोड ला करके सारे डिफरेंट मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब मिलके राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम्स कहाँ उपस्थित होते हैं, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे होते हैं। वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बना, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसी तरह से डीएनए बनता है, उसको अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से फिर आरएनए भी बनता है किसी किसी रिट्रोवायरसेस में, जिसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब उस बायोसिंथेसिस, उस प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बनना है आरएनए से, उसको अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। ये हमने देख लिया। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो डीएनए से आरएनए बनता है, वो प्रोसेस जो है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो नया मैसेंजर आरएनए बना, ये मैसेंजर आरएनए फिर अब न्यूक्लियस से बाहर आता है और राइबोसोम्स के अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिस बॉडी का नाम है राइबोसोम। ये देखो, डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उससे ये नया मैसेंजर आरएनए बना। ये नया मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के अंदर जाता है। ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम के अंदर ये नया मैसेंजर आरएनए जाता है और एक एक अमीनो एसिड जो इस पे कोड बने हैं, उसके हिसाब से एक एक अमीनो एसिड यहाँ आता है और ये अमीनो एसिड लाने वाला है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, ये सब मिलके इस तरह से बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन बनती जाती है, जिसको अपन पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। इस तरह से प्रोटीन बनता। अब ये वही प्रोसेस हो गया कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। उस ट्रांसक्रिप्शन से अपने पास ट्रांसफर आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ये सारे आरएनए मिलकर फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो एन टर्मिनस से शुरू होता है और सी टर्मिनस तक बनता है। ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की डेफिनेशन देखो। ट्रांसलेशन क्या है? इट इज़ अ पाथवे या प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड की भाषा है, जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है, वो भाषा अब अमीनो एसिड की भाषा में शिफ्ट
हो जाती है या बदल जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड की भाषा अमीनो एसिड की भाषा में ट्रांसलेट हो जाती है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। द मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम 5' to 3'। मैसेंजर आरएनए तो 5' वाले छोर से शुरू होकर 3' वाले एंड तक जाता है, जबकि अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं अमीनो टर्मिनल से, एन टर्मिनस से, फिर सी टर्मिनस की तरफ। अब अपने को प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ना है। प्रोटीन सिंथेसिस हम देखेंगे कि वो 5 हेडिंग के अंदर हमको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हेडिंग है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसिस में, उन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले इकट्ठा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद जो अमीनो एसिड उस प्रोटीन में लगने वाले हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वो सब अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। वो अमीनो एसिड एक्टिवेट होकर ट्रांसफर आरएनए से जुड़ेंगे। उसके बाद तीसरा आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर। प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर में अपन इनिशिएशन जो प्रारंभिक है, फिर प्रसारण जो इलॉन्गेशन है, फिर तीसरा टर्मिनेशन जो अंत है, वो तीनों फेजेस या तीनों स्टेप्स हम इस प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटीन तो बन गया अब यहाँ पर, अब ये प्रोटीन जैसा फोल्ड होना है, जैसी उसकी अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगने हैं, अल्फा फोल्डिंग होगी, बीटा फोल्डिंग होगी, ये सब चीज़ें इस चैपराइंस और प्रोटीन फोल्डिंग में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब प्रोटीन फोल्ड हो गया, उसके बाद कुछ और इसमें चेंजेस आते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है वो आएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को हम 5 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन सब मटेरियल को अपन इकट्ठा करते हैं, वो फर्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। दूसरा टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें अपन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके ट्रांसफर आरएनए से जोड़ते हैं। तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर, जिसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटीन की फोल्डिंग करेंगे और उसके बाद उस प्रोटीन बनने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसको अपन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट प्रोसीजर दैट इज कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन करने के लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, तो ये सब दिख रहा है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों तरह के आरएनए चाहिए अपने को। फिर राइबोसोम चाहिए जिसके अंदर ये बनेगा, फिर अमीनो एसिड चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनाने हैं तो वो अमीनो एसिड्स आएंगे, फिर राइबोसोमल प्रोटीन्स आएंगे जो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है, जो उस प्रोटीन सिंथेसाइज में कहीं ज़रूरत होती है, फिर कुछ प्रोटीन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जो काम में आते हैं, फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमको एटीपी और जीटीपी से मिलते हैं। तो इस तरह से हमको 8 चीज़ों की ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए 8 चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन बनाना है उस प्रोटीन के लिए जो जो अमीनो एसिड चाहिए वो सब आएंगे। फिर ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए आएगा, राइबोसोमल आरएनए आएगा, उसके बाद राइबोसोम्स आएंगे, फिर राइबोसोमल प्रोटीन्स आएंगे, फिर प्रोटीन फैक्टर्स आएंगे, फिर एटीपी जीटीपी जो एनर्जी के लिए ज़रूरत है। इस तरह से इन 8 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये 8 चीज़ें हम देख लें। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आते हैं। इससे पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि हमको जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या है। सबसे फर्स्ट ये है ट्रांसफ़र आरएनए। इस ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर सबको पता ही है कि ये जो एक एक्सेप्टर आर्म है जो 3' एंड है, वहाँ पर CA का सीक्वेंस होता है, वहाँ पर अपना अमीनो एसिड जुड़ेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अपन ने देख लिया कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिसमें ये इस तरह से कोड के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए आता है जिसमें 3-3 के ट्रिपलेट कोड लगे हुए हैं। ये एक कोडोन के आगे एक ट्रांसफ़र आरएनए आएगा।
वो ट्रांसफ़र आरएनए अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसफ़र आरएनए है। इस तरह से बहुत सारे ये ट्रांसफ़र आरएनए एक के बाद एक लगते जाएंगे और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ये राइबोसोम यूनिट है जिसकी ये छोटी वाली यूनिट है स्मॉल यूनिट, और ये लार्ज यूनिट जो 80S है और 40S है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस है वो अपन देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S का होता है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S का होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो 70S का 2 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें छोटी यूनिट 30S है और बड़ी यूनिट 50S है, और इसकी छोटी यूनिट 40S है और बड़ी यूनिट 60S है। अब ये 50S वाली यूनिट फिर आगे 3 तरह की यूनिट्स में डिवाइडेड है, 5S RNA, 23 प्रोटीन्स और 23S RNA, जबकि 30S वाली 16S RNA और उसमें 21 प्रोटीन्स है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी जो बड़ी वाली 60S यूनिट है वो 5S RNA और 50 प्रोटीन से बनी हुई है और 20S RNA और 5.8 RNA, 3 RNA है इसमें, जबकि 40S यूनिट जो है वो 18S RNA और 30 प्रोटीन्स की बनी है। अब आता है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपन ने रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट्स देख लिया कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब है कि नहीं है। वो 8 रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने देख ली। अब हम आते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड है वो ATP लेकर और एंजाइम AMP अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इस रिएक्शन का एंजाइम है वो क्या है, अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेज। अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA और सिंथेटेज नाम का जो एंजाइम है वो एंजाइम एक तो AMP लेता है और एक अमीनो एसिड, ऐसे करके ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अब ट्रांसफर RNA के साथ जुड़ता है। उसमें ट्रांसफर RNA में अपन ने देख लिया कि 3' एंड पे CCA करके एक सीक्वेंस आता है, उसके आगे उस A के आगे जो है नया अमीनो एसिड जुड़ता है, जो ये एक्टिवेट हुआ वो अमीनो एसिड। इस तरह से अब ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA कहलाता है। उस ट्रांसफर RNA में क्या है, एक अमीनो ग्रुप भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है और इस तरह से इसको अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA बोलते हैं। अब तीसरा स्टेप आ जाता है जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर। अब प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर में हम 3 स्टेप्स में इसको पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप जो है वो वापस अपन 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। इनिशिएशन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत है वो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत 4 स्टेप्स में होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें राइबोसोमल डिसोसिएशन। राइबोसोमल डिसोसिएशन का क्या मतलब है, जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट का बना हुआ है। छोटी यूनिट जो है स्मॉल यूनिट दैट इज 40S यूनिट और जो बड़ी यूनिट है वो 80S सब यूनिट। इस तरह से ये दोनों जो सब यूनिट्स है ये अब एक दूसरे से अलग हो जाएगी, जिस प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं राइबोसोमल डिसोसिएशन। दूसरी जो टॉपिक है, दूसरा जो स्टेप है वो है उसमें फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ट्रांसफर RNA जो अभी एक्टिवेट हुआ, अभी सेकेंड स्टेप में जो अपन ने पढ़ा ना, वो ट्रांसफर RNA आ जाता है उस मैसेंजर RNA के कोड्स के ऊपर और मैसेंजर RNA भी आ जाता है। ये सब मिल के जो स्मॉलर यूनिट में अटैच होती है। यहाँ पर तो अपन ने देखा दोनों सब यूनिट अलग हो गई, अब जो स्मॉलर यूनिट है उसमें ये सब चीज़ें होती है। क्या होती है, पहले तो ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड लेके आता है और फिर मैसेंजर RNA भी आता है। इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और जब मैसेंजर RNA आ जाता है तो उसको अपन बोलेंगे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर ये वापस अब बड़ी वाली जो
80s यूनिट है वो वापस बन जाती है, जो 60s यूनिट जो अलग हुई थी उसके साथ ये वापस जुड़ जाती है, और उस स्टेज को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी अपन सब चीज़ें ये डिटेल में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस अब ये याद रखो कि ट्रांसलेशन के लिए हम 5 स्टेप में हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। उस ट्रांसलेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। तो जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड थे वो हमने 8 ही कंपोनेंट देख लिए। उसके बाद अब 8 कंपोनेंट इकट्ठे हो गए, उसके बाद अपन ने अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया। सेकेंड स्टेप में वो अमीनो एसिड एक्टिवेट किया हुआ ट्रांसफर आरएनए पे अमीनो एसिड जुड़ा। कौन सी साइड में जुड़ा? 3' साइड में, जहाँ पर CAA था। उसके बाद अपन थर्ड स्टेप में आए प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर, जिसमें 3 स्टेप है, इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। उसकी अपन इनिशिएशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। उस इनिशिएशन में पहले राइबोसोम जो है दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट से अलग हो जाएगी। फिर उसमें आकर पहले ट्रांसफर आरएनए जो एक्टिवेट हुआ वो जुड़ेगा, फिर मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा, ऐसे करके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर वो दोनों जो डिसोशिएट हुए वो कॉम्प्लेक्स वापस 60s और 40s जुड़ जाएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स अब कहलाएगा 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब अपन इसको आगे देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट इनिशिएशन के बारे में। इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है? सारे जो भी कंपोनेंट्स हुए और दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हुई, इन सब को एक साथ इकट्ठा करता है। इसमें कुछ एनर्जी GTP की ज़रूरत होती है, वो भी आती है। कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, वो भी आते हैं। ये सब जब असेंबल कर जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन फैक्टर्स बहुत सारी तरह के हैं। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, ये तीनों इनिशिएशन में आते हैं, इसलिए ये तीनों फैक्टर है। जबकि यूकैरियोट्स में ये कम से कम 9 फैक्टर्स हैं, जिनको यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये डायग्राम, जिसमें एक एक चीज़ तुमको क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये 80s यूनिट जो है वो राइबोसोमल यूनिट है। ये 80s यूनिट जो फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन का, उसमें क्या था? डिसोशिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट। उसमें ये डिसोशिएट हो जाती है, तो 60s यूनिट बड़ी वाली अलग निकल जाएगी, और छोटी वाली जो 40s यूनिट है वो अलग निकल जाएगी। ये अलग निकलते ही इसमें 2 फैक्टर जुड़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर 3 और फैक्टर 1A। जब ये दोनों फैक्टर जुड़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अब एक्टिवेटेड, जो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आ रहा था, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा आएगा उसमें? मिथायोनिन। जब ये मिथायोनिन के साथ और इसके साथ एक और चीज़ है फैक्टर 2, वो फैक्टर 2 जो है वो इस ट्रांसफर आरएनए को पहचानता है और इसको लेके आता है। और एक जीटीपी किसके साथ आता है? फैक्टर 2 के साथ। ये दोनों मिलके बाइनरी कॉम्प्लेक्स हो गया 2, और एक और ये मिलता है ट्रांसफर आरएनए। ऐसे करके 3 चीज़ें मिल रही है, तो ये कहलाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। जब ये तीनों चीज़ें आकर जुड़ती है किस पे? स्मॉल यूनिट पे, जिस पे ऑलरेडी 3 और फैक्टर 1A प्रेजेंट है। फैक्टर 3 और फैक्टर 1A का क्या रोल है? इनका ये रोल है कि अब ये दोनों वापस जुड़ नहीं सकते, अब ये डिसोशिएटेड फॉर्म में ही रहेंगे। जब ये यहाँ तीनों मिलते हैं तो अब ये बनाते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस कॉम्प्लेक्स में अब क्या क्या चीज़ें आ गई? एक तो स्मॉल सब यूनिट है, सबसे पहले फैक्टर 3 और फैक्टर 1A आए, और दूसरा फैक्टर जो है वो किसको लेकर आया? ट्रांसफर आरएनए को लेकर आया। उस ट्रांसफर आरएनए में फर्स्ट अमीनो एसिड लगा हुआ था, ये कहलाता है इसीलिए टर्नरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब यहाँ पर फैक्टर 4F आता है।
फैक्टर 4F किसके साथ आ रहा है, पूरा मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है। उस मैसेंजर 4F का क्या का रोल है कि जो मैसेंजर आरएनए की कैप है उसको पहचानता है। कैप क्या है, ग्वानोसिन की टोपी लगी हुई है उस मैसेंजर आरएनए पे, वो ये उसकी हेड है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको अब इस कॉम्प्लेक्स में लाता है 4F। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, जिस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है अब 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एक ATP खर्च करके इस तरह से ये इसको यहाँ पर जोड़ देता है। अब जब ये जुड़ जाता है तो अब जो 60S यूनिट अलग हुई थी वो अब वापस मिल जाती है। इस तरह से ये बन गया अपना 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनिशिएशन में 4 चीज़ें हुई। सबसे पहले क्या हुआ, डिसोशिएशन हुआ, दोनों सब यूनिट अलग हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप हुआ कि 40S पे 2 फैक्टर्स जुड़े, 3 और 1A। इनके जुड़ने के बाद इसमें एक और टर्नरी कॉम्प्लेक्स जिसमें एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए आया जो अमीनो एसिड को लेकर आता है, और फैक्टर 2 और GTP एनर्जी के लिए। ऐसे करके ये सब इसमें जुड़े, दैट इज नोन एज 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें फैक्टर 4 मैसेंजर आरएनए को लेकर आता है जो अपना अब कॉम्प्लेक्स बन गया 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये सब अब वापस जो डिसोशिएट हुए थे और सारे फैक्टर्स अब हट जाते हैं, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 1A और फॉस्फेट जो भी सब हट जाते हैं, और अब दोनों यूनिट जो है सब यूनिट वो जुड़ जाती है। अब हमारे पास क्या है, दोनों सब यूनिट जुड़ गई, मैसेंजर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए स्टार्टिंग वाला है। इस कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से अब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अपन और डिटेल से देखें तो क्या है, पहले 80S यूनिट अलग हो जाती है और 40S सब यूनिट के पास ये दोनों फैक्टर्स मिल जाए। उसके बाद अब ये जो दोनों फैक्टर्स है 48 के साथ देखो कैसे मिलते हैं, फैक्टर 3 आ गया, फैक्टर 1A आ गया, और अब ये इससे अलग ही रहेगा। अब ये 60S से जुड़ेगा नहीं जब ये दोनों फैक्टर्स इस पर। उसके बाद अपन ने सेकेंड देख लिया कि ये जैसे ये दोनों जुड़े उसके बाद एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी मतलब 3 चीज़ें इकट्ठी है, उसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो फैक्टर 2 है, एक GTP है जो एनर्जी के लिए ज़रूरत है, और एक एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए जो अपन ने स्टेप 2 में पढ़ा था, जिसमें अपन ने अमीनो एसिड को लगाया था। कहाँ लगाया था अमीनो एसिड को, 3' एंड पर, जहाँ CA का CCA ग्रुप बेसिस लगे हुए थे। अब इस तीनों ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ये इसके साथ जुड़ता है और उसका नाम है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अपन ने देखा जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर अब 4F जो है वो इतने इस मैसेंजर आरएनए को लेकर आता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो मैसेंजर आरएनए है उसमें ये 4F, 4E, 4G, 4A ऐसे करके ये 4 कॉम्प्लेक्सेस फैक्टर्स है ना, जो अपन ने पढ़े थे इनिशिएशन फैक्टर्स। तो ये 4 फैक्टर्स और आते हैं, ऐसे करके ये फिर वापस 4A, 4B फैक्टर और आता है, और ऐसे करके ये 4F फैक्टर के साथ ये मैसेंजर आरएनए पूरा जुड़ता है। इस तरह से यूकैरियोटिक में ये 9 टाइप्स के फैक्टर्स टोटल होते हैं और वो इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने में जुड़ते हैं। और अब फिर ये दोनों जुड़ के फिर वो 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे बता सारी चीज़ें। अब इनिशिएशन में अपन वापस रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है, देख लो। ये प्रोकैरियोटिक में बताते हैं जिसमें 30S सब यूनिट जो है उसमें इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ता है, फिर ये मैसेंजर आरएनए जुड़ता है और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है उसके किस साइट पे ये जुड़ेगा, उस सीक्वेंस को जहाँ पर ये सीक्वेंस होती है AGG,
इस सीक्वेंस को बोलते हैं शेन-डेलगर्नो सीक्वेंस। ये शेन-डेलगर्नो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस ऐसी होती है जहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए उस सीक्वेंस पे वहाँ पर प्रोटीन या जो भी यूनिट है वो आती है, और जो ये इनिशिएशन फैक्टर्स है वो उस मैसेंजर आरएनए पे उसी जगह बाइंड करता है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। अब जैसे ही ये वहाँ वो जुड़ रहा है तब तक ये इनिशिएशन फैक्टर्स दूसरा जुड़ता है, और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जैसे उसमें यूकैरियोटिक में अपन ने देखा था उसी तरह से इसमें भी है, और ये ट्रांसफर आरएनए बन जाता है। फिर ये ट्रांसफर आरएनए इसमें जुड़ता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए इसमें आकर जुड़ गया और ये 30S यूनिट है, और इस तरह से ये होता है। उसमें अपन ने यूकैरियोटिक में पढ़ा था, उसमें 40S यूनिट थी और ये सब आए थे, और उसमें बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर 9 आए थे, जबकि इसमें ये 3 ही इनिशिएशन फैक्टर आते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। अब उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए आ गया और ये 50S और 30S यूनिट दोनों जुड़ गई। उसमें अपनी 80S यूनिट बनी थी, 60S और 40S दोनों जुड़ी थी, और एक GTP खर्च करके ये फैक्टर्स अब सब अपने अपने हट जाते हैं। यहाँ से इनिशिएशन फैक्टर 2 हट गया और इनिशिएशन फैक्टर 3 भी हट गया, और प्रोटीन सिंथेसिस अब शुरू हो जाएगा। ये इनिशिएशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन हो गया। अब हम ये इस राइबोसोमल यूनिट में हमको अब 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो P साइट दिख रही है, एक A साइट दिख रही है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो P साइट पे जो है सबसे पहले जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हुआ था ना, एक्टिवेट हुआ था, जो ट्रांसफर आरएनए लेकर आया था, वो ट्रांसफर आरएनए अब कहाँ जुड़ता है? P साइट में जुड़ता है। क्लियर? सबको आ गया समझ में? सबसे फर्स्ट जो इनिशिएशन कोडोन के साथ आया मिथाइनिन वाला AUG जिसका कोड है, उसका एंटी कोड है UAC। ठीक है, वो कहाँ पर अटैच होता है? P साइट में। अब जो नया अमीनो एसिड दूसरा जो भी आएगा जिसका ये सीक्वेंस है, जैसे प्रोलीन, अब यहाँ पर दूसरा सीक्वेंस क्या आ रहा है? CCA। तो CCA किसका सीक्वेंस है? GGU। GGU क्या है? प्रोलीन। अब ये ट्रांसफर आरएनए प्रोलीन को लेकर आएगा, वो कहाँ आएगा? नई साइट, नया अमीनो एसिड कौन सी साइट में आएगा? A साइट में। क्लियर? आ गया सबको समझ में? अब ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, वो इन दोनों के बीच में, दोनों अमीनो एसिड आ गए, अब इन दोनों के बीच में अब क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये मिथाइनिन आगे निकल जाएगा एग्जिट की तरफ। एक और साइट होती है एग्जिट साइट वहाँ, और ये प्रोलीन इधर की तरफ चला जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब इससे पहले अपन यूकैरियोटिक जो इनिशिएशन अपन ने पढ़ लिया, उनके कुछ कुछ फैक्टर्स अपन पढ़ लेते हैं, जो अपन बता चुकी मैं कि फैक्टर 3 है, फैक्टर 1 है, वो इन दोनों को एसोसिएट नहीं होने रखते, अलग ही रखे रहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 2 आता है जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है। इसी तरह से फैक्टर 4 ही आता है जो कंपोनेंट 4F का है, और वो मैसेंजर आरएनए की कैप को पहचानने के लिए। इसके बाद एक कोजेक, यही फैक्टर 4F जो है वो कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अपन ने प्रोकैरियोट में देखा था कि शेन-डेलगर्नो सीक्वेंस देखता है वो और यूकैरियोटिक में कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस देखते हैं, वहाँ पर आकर ये अटैच होता है 4F फैक्टर। और इसी तरह से पोली ए की टेल होती है, वहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो होता है पेब्ल प्रोटीन, जो वो पोली ए की टेल को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, वो जो है इनिशिएशन फैक्टर 4E को बाइंड करता है और वो कैप को पहचानता है। इस तरह से वहाँ ये फैक्टर्स के अलग अलग ये बोला है। अब अपन ने पढ़ ही लिया ये कि जैसे ही इनिशिएशन अपन ने प्रोकैरियोट में अभी देखा कि P साइट और A साइट 2 साइट हो गई,
वो की वही चीज़ अपने यहाँ भी है यूकैरियोटिक में भी, बस डिफरेंस ये है कि 60S और 40S यूनिट है अब अपनी, है ना, जिसको अपन 80S बोल रहे हैं। और पी साइड पे अपना फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आ गया जो मिथाइनिन से है, और ए साइड पे नया अमीनो एसिड आएगा। जो भी नया अमीनो एसिड आएगा वो कहाँ आएगा, ए साइड पे। फिर ए साइड वाला अमीनो एसिड पी साइड में ट्रांसफर करेगा, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इलोंगेशन देख लो। इलोंगेशन अपन ने देखा कि जो पी साइड पे था वो अमीनो एसिड मिथाइनिन निकल गया और उसका ट्रांसफर आरएनए टूट गया। अब जो ए साइड में नया अमीनो एसिड आया था प्रोलीन, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, पी साइड में चला गया। उसी तरह से अब नया अमीनो एसिड कौन सा आ गया, सीरीन आ गया, और वो अब ये ए साइड में आया, अब ये पी साइड में जाएगा। और एंजाइम इन सबको ऐसे ट्रांसफर करने में और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, पेप्टाइडल ट्रांसफियरेज एंजाइम। यही चीज़ जो मैं बोली वही है कि ट्रांसफर आरएनए सबसे पहला वाला जो मिथाइनिन है वो पी साइड में एंटर करता है, नया वाला फिर ए साइड में आएगा, फिर ये बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड सीड और ये प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग करता है जिसको अपन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस में इतना लंबे प्रोसेस है, इवन 10,000 तक अमीनो एसिड भी जुड़ते हैं इसमें, और लार्ज प्रोटीन 1000 अमीनो एसिड के भी बनते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई एरर नहीं होता है, एरर फ्री प्रोसीजर है। तो भी इतने पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनती है, कभी 10 की बनेगी, भले 1000 की बनो, 10,000 की बनो, कोई गलत अमीनो एसिड वहाँ आता नहीं है और जुड़ता नहीं है। ये इतनी बढ़िया मशीनरी भगवान ने बनाई है, और हम छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना के इतना खुश हो रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्रियाँ, ये हो गया वो हो गया, इतनी अच्छी फैक्ट्री है, ऑटोमेटेड मशीन है, ये है वो, इतना देख के खुश हो रहे हैं। अब तुम देखो कि जो भगवान ने फैक्ट्री बनाई है वो देखो कि वो राइबोसोम कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो सेल हमको आंखों से नहीं दिखती है, जिसको हमको माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसकी सरफेस पे राइबोसोम। सोचो कितना छोटा, उस छोटी सी इस राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज यूनिट फैक्ट्री में देखो कितने हजारों अमीनो एसिड के प्रोटीन भी वहाँ बन रहे हैं और उसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इलोंगेशन से वही प्रोकैरियोटिक का पहले पढ़ लेते हैं, सेम वो कि वही यूकैरियोटिक का भी है। पहले पी साइड में जुड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके अमीनो एसिड एक के बाद एक उसमें ट्रांसफर होते जाते हैं। ए साइड में नया अमीनो एसिड आएगा और पी साइड में जाता जाएगा। अब तुम देखो कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये उधर जाता है, और यही नहीं, यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में तो एक ही प्रोटीन एक साथ बनता है, यूकैरियोटिक में तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे इकट्ठे चलते रहते हैं, राइबोसोम्स बहुत सारे एक साथ बनते रहते हैं। अब इलोंगेशन में अपन ने पढ़ लिया कि एडिशन ऑफ अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड इज एडेड टू नेसेंट पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय कोडोन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोडोन प्रेजेंट है उसी के हिसाब से वो वाला ही अमीनो एसिड, वो ही ट्रांसफर आरएनए आएगा। अब इलोंगेशन फैक्टर्स इसमें चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर 1A है और दूसरा भी जीटीपी के साथ आता है, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है ए साइड पे, और उसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, और अमीनो एसिड जो बाइंड करता है वो COOH ग्रुप को मिथाइनिन से साथ जुड़ता जाता है, और एंजाइम जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है पेप्टाइडल ट्रांसफियरेज, और इस तरह से ए साइड से पी साइड में अमीनो एसिड शिफ्ट करता जाता है और उसको कहते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। अब उसके बाद इलोंगेशन हो गया, अब टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही जितने प्रोटीन्स की चाहिए चेन बन गई, उसके बाद अब ऐसा कोड आ जाता है उस मैसेंजर आरएनए में जिसको अपन बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो इसके लिए अगर तुमको और आइडिया नहीं है, पढ़ा नहीं हो, तो जेनेटिक कोड का मेरा एक ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है वीडियो, वो देख सकते हो, जिसमें आपको पता चलेंगे कि स्टॉप कोडोन 3 है, UAA, UGA, UAG। ये तीनों कोडोन, जब भी अगर इन तीनों में से कोई भी एक कोडोन आ गया तो उसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। तो अब कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा,
तो ऐसी पोजीशन में ए साइट खाली रह जाएगी और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा या एंड हो जाएगा और ट्रांसलेशन उसी वक्त रुक जाता है। ठीक है, अब अपन ये पढ़ रहे थे कि ऐसा स्ट्रक्चर, मैंने बताया था ना कि एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए इस ट्रांसलेटिंग सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर उसको अपन बोलते हैं पॉलीजोम, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीजोम। अब टर्मिनेशन वापस अपन देख लेते हैं, स्टॉप कोडोन आ जाता है UAA, UGA, UAG, टर्मिनेट्स द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्मिनेशन कोडोन ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई ए साइट को ऑक्यूपाई करता है और रिलीज फैक्टर नेमली इलोंग यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर आता है जो स्टॉप कर देता है उस सिग्नल को और बंद हो जाता है। यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो GTP कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफियरेज है जो उस पेप्टाइड बॉन्ड को वहाँ ब्रेक कर देता है और ट्रांसफर आरएनए की कॉपी, ट्रांसफर आरएनए जो आ रहा है उसके बीच में बॉन्ड को तोड़ देता है। H2O इज एडेड इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड, वहाँ पर अब H2O ऐड होता है अमीनो एसिड की जगह और 80S डिसोशिएट टू फॉर्म 40S एंड 68 और जो राइबोसोम था वो भी टूट जाता है। अब उस राइबोसोम में दूसरा प्रोटीन नहीं बनता है, टूट जाता है और मैसेंजर आरएनए वहीं से रिलीज हो जाता है। दिस टर्मिनेशन, अब यहाँ हमने टर्मिनेशन देख लिया, जैसे UAA टर्मिनेटिंग कोडोन आ गया, स्टॉप कोडोन, तो ये रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। अब अपन आ जाते हैं फोर्थ स्टेप। अब अपन ने प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर अपन ने पढ़ लिया जिसमें इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया और टर्मिनेशन हो गया। अब आता है प्रोटीन फोल्डिंग। अब कौन सा प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा ये डिसाइड करता है चैपरोइन्स। चैपरोइन्स क्या होते हैं? ये हीट शॉक प्रोटीन होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं HSP70 सिस्टम, चैपरोनिन सिस्टम, ये सारे जो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ये फैसिलेट एंड फेवर द इंटरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सरफेस टू फाइनली गिव द स्पेसिफिक कन्फर्मेशन। तो किस हिसाब से वो उसका अरेंजमेंट होगा, वो प्रोटीन कैसे फोल्ड करेगा, वो ये सारी डिसाइड करेगा। अब अगर किसी वजह से मिस फोल्डिंग हो जाती है, प्रोटीन जैसे फोल्ड होना है वैसे नहीं होता है और कोई अलग तरीके से फोल्ड हो जाता है, तो इसकी डिजीज़ बहुत सारी है। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो प्रोटीन मिस फोल्डिंग डिजीज़ है, प्रियॉन्स है, एल्जीमर्स डिजीज़ है, हंटिंगसन डिजीज़ है। दीज आर ऑल डिजीज बिकॉज ऑफ प्रोटीन मिस फोल्डिंग। अब आता है प्रोटीन बन तो गया, अब प्रोटीन बनते ही राइबोसोम तो खत्म हो गया। अब जो नया प्रोटीन बन के कहाँ आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स में। उस वहाँ पर वो अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है, जिसको ट्रांसलेशन के बाद के मॉडिफिकेशन, उसमें क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जैसी फोल्ड होनी है वैसी होती है। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन है, जैसे ग्लाइकोलाइजेशन आता है, वो अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन अमीनो एसिड है तो सल्फराइजेशन है, सल्फर आएगा। जिसमें ग्लाइकोलाइजेशन है तो ग्लाइकोलाइल ऐड होगा। लिपोप्रोटीन्स है तो प्रोटीन तो बन गया पर लिपिड यहाँ ऐड होगा। ग्लाइकोप्रोटीन है तो ग्लाइकोजन यहाँ पर ऐड होगा। फिर ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, उस प्रोटीन को कहीं से एक्स्ट्रा कुछ आ गया है तो वो टूटेगा, है ना। उसके बाद इंटेंस स्प्लाइसिंग, जिसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्लाइस हो जाएगा, ब्रेकिंग्स हो जाएगी। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस बहुत सारे, जैसे अमीनो टर्मिनल है तो वहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा, फॉर्माइलेशन होगा। कार्बोक्सी टर्मिनेशन है तो वहाँ पर मिथाइलेशन होगा। आर्जिनिन है तो वहाँ मिथाइलेशन होगा। एस्पार्टिक एसिड बन रहा है अमीनो एसिड तो फॉस्फोराइजेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। ये सारे केमिकल रिएक्शंस या मॉडिफिकेशंस वहाँ होंगे। ग्लूटामिक एसिड बना तो कार्बोक्सिलेशन होगा, मिथाइलेशन होगा। इस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल में मॉडिफिकेशन। उसके बाद अब आ जाते हो इस प्रोटीन बनने में जो ट्रांसलेशन हुआ, इसके कुछ इनहिबिटर्स है। जैसे एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई तो वो मिस रीडिंग कॉज करती है मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि वो कोडोन और एंटीकोडोन की बॉन्डिंग के वहाँ बीच में
इंटरफियर कर लेती है। तो जो मैसेंजर आरएनए का कोड है और जो ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोड है, उन दोनों की पेयरिंग मिसरीड हो जाती है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन वहाँ इनिशिएशन को ही रोक लेता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को बाइंड ही नहीं होने देता। जो एक्टिवेट हो गया ना अमीनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए पे अमीनो एसिड लगा, वो उसको बाइंड वहाँ नहीं होने देगा मैसेंजर आरएनए में आके, दैट इज टेट्रासाइक्लिन जो इनिबिट वहाँ करता है। पुलोमाइसिन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जैसा है, तो ये ए साइट पे जहाँ जाकर बाइंड ट्रांसफर आरएनए को करना है, वहाँ पर ये खुद जाकर वहाँ पर चिपक जाता है और इस तरह से वहाँ पर बाइंडिंग और पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं होने देता। फिर क्लोरोफेनिकोल जो है वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम जैसा ही दिखता है, उसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, तो वो वहाँ पर इलोंगेशन को इंटरफियर करता है। तो पेप्टाइडल को जो ट्रांसफ़र होना है वो ट्रांसफ़र जो पी ए साइड से पी साइड में ट्रांसफ़र होगा वो नहीं होने देगा और पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसाइज नहीं करने देगा। फिर एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करती है। ट्रांसलोकेशन क्या है, जिसमें अपन ने पढ़ा ना कि ए साइड से पी साइड में अमीनो एसिड आता है, उसको वहाँ नहीं आने देगा। फिर डिप्थीरिया टॉक्सिन्स जो है, डिप्थीरिया टॉक्सिन्स वो यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में इनएक्टिवेट कर देता है। वो फैक्टर 2 इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है उसको वहाँ काम नहीं करने देगा। और इस तरह से ये सारे हमने इनिबिटर्स पढ़ लिए, इतनी एंटीबायोटिक्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। अगर तुम्हें मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दें, तो अगला कोई भी लेक्चर मेरा अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।